हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोगों ने हाई कोर्ट वाले टॉपिक को डिस्कस कर लिया है इन डिटेल और अब सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और यूं ही आपके वीडियो आते रहेंगे। और अब जब पॉलिटी सीरीज आपकी ख़त्म हो जाएगी तो आपका ज्योग्राफी सीरीज कम्प्रीहेंसिव वे में कवर किया जाएगा, सो दैट जो अभी आपके टाइम बचे हुए हैं प्रीलिम्स में अप्रोक्स 3 मंथ, उस पीरियड में आप अच्छे से रिवीजन कर सको। मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि आपका जो पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है और जो आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये जो आपका कोर टॉपिक है, इस कोर टॉपिक को कवर करवा दिया जाए और सो दैट प्रीलिम्स में जब आप रिवाइज करो तो आपको आसानी हो टू गेट द कंसेप्ट क्लियरिटी। सो अभी तक पॉलिटी में अच्छे खासे लेक्चर कवर कर लिए गए हैं और 2-3 लेक्चर की बात है, फिर ये भी आपका कवर अप हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज को चालू किया जाएगा। सो हाई कोर्ट के बारे में हमने बात करी थी कि ये आपका जो किसी भी स्टेट में ये आपका हाईएस्ट जुडिशियरी होता है हाई कोर्ट, और ओवरऑल नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो वी हैव द सुप्रीम कोर्ट। और ये भी देखा था कि वी हैव द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पर होते हैं एंड स्टेट लेवल पर जो एपेक्स में होता है वो आपका हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट के अंडर वी हैव द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हो, और भी बहुत सारे नाम है, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है और अगर आप कंसंट्रेट होकर फोकस करोगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसमें ना समझने की कोई बात है ही नहीं। तो अगर हम बेसिक से बात करें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए आपको क्या याद रखना है? पहली बात तो याद रखना है पार्ट 6 में ये आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट मेंशन है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ आपका हाई कोर्ट भी पार्ट 6 में मेंशन है और सुप्रीम कोर्ट आपका पार्ट 5 में। तो ये बातें याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी आजकल पार्ट से भी खेल रही है क्वेश्चंस। एक बात और बताया था कि जो स्टेट जुडिशरी है ये आपका अम्ब्रेला टर्म है, इसमें आपके हाई कोर्ट तो आ ही जाते हैं प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी आ जाते हैं। और अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की, तो यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट नहीं करता है, गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। जबकि हाई कोर्ट के जजेस या फिर आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो आपका गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? पहली बात तो ये कि वो किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉट इन सर्विस ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। और फिर अदर कंडीशंस की बात करें तो हैव बीन एडवोकेट या प्लीडर फॉर 7 years, यानी कि 7 साल मिनिमम आपका एडवोकेट होने चाहिए, वकील होने चाहिए, या फिर प्लीडर। प्लीडर का क्या मतलब होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फिर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है ये कि हाई कोर्ट के द्वारा जो रिकमेंड की गई होंगी फॉर अपॉइंटमेंट, तो ये भी आपका कंसिडर किया जा सकता है। तो 3 क्राइटेरिया हमने देखा, नॉट ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, हैव बीन एडवोकेट या प्लीडर फॉर 7 years एंड रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये आपको याद रखना है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये तो आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जो आपके कोर्ट में ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनका भी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, बट इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। तो ये भी बात याद रखिए। और कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर किसका मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट किसकी निगरानी में रहता है? तो आपका हाई कोर्ट की निगरानी में रहता है। डिस्ट्रिक्ट जज की बात अगर करें तो डिस्ट्रिक्ट जज आपका एक अम्ब्रेला टर्म है ना, अम्ब्रेला टर्म है। इसमें वो जजेस शामिल हो जाएंगे, सिटी सिविल कोर्ट के जजेस शामिल हो जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी आपका डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज भी आपका डिस्ट्रिक्ट जज कहला सकता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल काउज कोर्ट प्लस चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट प्लस एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या सेशन जज को भी डिस्ट्रिक्ट जज कह सकते हैं, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, है ना। तो ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट जज में आ सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज की बात करें तो वो सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली वो पर्सन है जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट
को फिल करने के लिए आपका जो है वो आपका जुडिशियल सर्विसेज फॉर एग्जांपल है ना, ये आपके जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम स्टेट में होते हैं, आपने सुना भी होगा है ना। तो बेसिकली सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज में आपके कितने बड़े डाइवर्स पोस्ट है ये तो आप देख ही रहे हो है ना। तो ओवरऑल ये जुडिशियल सर्विसेज आ जाएगी। जुडिशियल सर्विसेज में वो व्यक्ति का एक प्रकार से पोस्ट फिलअप किया जाता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट जजेज के कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड जुरिडिक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लो चार्ट में जो हाई कोर्ट होते हैं आपके, ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी स्टेट का होता है। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट में वी हैव द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कौन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट है ना। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट आपके जब ये सिविल मैटर हियर करते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, और जब वो क्रिमिनल मैटर हियर करते हैं तो सेशन जज कहा जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एंड जो आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस जुडिशियल प्लस सुपरवाइजरी बॉडी एज वेल। एंड याद रखना है जो भी फैसले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनाएगा उसका अपील कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। एंड याद रखना है कैपिटल पनिशमेंट भी ये सुना सकती है। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि पनिशमेंट जिसमें डेथ के प्रोविजन है, बट कंफर्मेशन करवाए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा। यानी कि लेट्स से कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने यानी कि सेशन जज ने डेथ सेंटेंस सुना दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक बैग आपका एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये मैटर हाई कोर्ट के पास जाएगा, चाहे वो रेफर किया जाए या ना किया जाए, और उसके बाद जब कंफर्मेशन होगा, वैलिडिटी होगी, तब जाके एग्जीक्यूट किए जाएंगे। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट है वो आपका दो भाग में डिवाइडेड है। वी हैव द सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। और ये जो आपका सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होते हैं ये आपका सिविल सूट्स के मैटर पर आपका जुरिडिक्शन इनका होता है, जबकि जो आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, ये आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आ जाते हैं इसमें। और आपका कौन से केसेस ये डील करते हैं वही बात होगी। जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करते हैं, जो भी अगर आपका कोई किसी को पकड़ा गया है तो आपको 24 घंटे के भीतर प्रेजेंट किया जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में है ना, और उसके बाद आफ्टर वैलिडेशन जो आपके अरेस्ट करने की कंटिन्यूटी वो बनाई रखी जा सकती है और उसे छोड़ा जा सकता है। तो ये सब आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आ जाता है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया आपका, उसके नीचे आ गया आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। उसी प्रकार से सबऑर्डिनेट जज कोर्ट हो गए और उसके नीचे आ गया आपका म्युनिसिपल कोर्ट है ना। बिकॉज एरिया बड़े बड़े होते हैं इसलिए आपका और ज्यादा डिवीजन होता है। और ये जो आपके म्युनिसिपल कोर्ट है, जाहिर सी बात है जब ये आपका सबऑर्डिनेट जज कोर्ट से नीचे में आ रहा है तो ये आपका स्मॉल मैटर वाले सिविल केस डील करेंगे, जबकि यहाँ पर आपका कोई भी आपका सिविल सूट वाला मैटर आ गया यहाँ पे ये डील कर सकते हैं। एंड वी हैव द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसी को नालसा कहते हैं बेसिकली। तो ये नालसा क्यों लाया गया है, ये अथॉरिटी क्यों लाया गया है, इसके पीछे लॉजिक है। बिकॉज अगर हम आर्टिकल 39A ऑफ DPSP देखें तो इसमें क्या क्या कहा गया है, फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। अब इसके लिए तो यही चाहिए कि देयर शुड बी कि आपका एक अथॉरिटी हो जो फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करे, उसे मॉनिटर करे कि वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये जरूरत पड़ी नालसा लाने की। और वी हैव द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लाउज 1 जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम which promotes justice on the basis of equality of opportunity to all. That's why ये भी आपका इंश्योर करने के लिए नालसा को लाया गया है। एंड वी हैव द 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये इनेक्ट कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और अल्टीमेटली ये जो आपका फोर्स में आया 9 नवंबर 1995। एंड नालसा का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो आपका लीगल एड प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं देश भर में उसको मॉनिटर एज वेल एज इवेलुएट भी करना है कि कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर सुधार किए जा सकते हैं। साथ ही साथ टू ले डाउन द पॉलिसी एंड प्रिंसिपल सो दैट जो लीगल सर्विसेज है वो अवेलेबल किए जा सके थ्रू आउट द कंट्री। इन एवरी स्टेट वी हैव द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो याद रखना है अच्छे से, हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड करी गई है। एंड नेशनल लेवल पर वी हैव द नालसा। फंक्शन क्या है आपका, तो वही फंक्शन है जो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज है एलिजिबल वंस को वो प्रोवाइड करना।
प्लस लोक अदालत ऑर्गेनाइज करना प्लस ऑर्गेनाइज द लीगल अवेयरनेस कैंप। ये जरूर याद रखना, ये आपका फंक्शन ऑफ नालसा है कि आपका लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाना, ये जरूर याद रखना है ना। तो क्या क्या फंक्शन हो गया, प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द एलिजिबल वन, और कौन एलिजिबल होंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स 2020 में ये क्वेश्चन आया है। ऑर्गेनाइज लोक अदालत, ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, प्लस ऑर्गेनाइज द लीगल अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि जो आपका लीगल मैटर्स है कि अगर कोई लेट से कि इश्यू आ गई तो कौन से कोर्ट में जाना है, कैसा क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सब आपके अवेयरनेस में आ गया। बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो कहीं ना कहीं जो लॉज से रिलेटेड जानकारी है उसकी कमी है, आपको ही पता है। एंड लोक अदालत के बारे में जानते हैं लेट से। सो लोक अदालत की बात करें तो ये जो लोक अदालत लाने के पीछे लॉजिक है वो ये कि आपका बहुत सारे केसेस जो हाई कोर्ट में जाते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं, जिसके कारण ट्रायल पर ट्रायल चलता है, बहुत सारे मासूम लोगों को भी सजा हो जाती है या फिर केस कभी सॉल्व भी नहीं हो पाते। तो ऐसे इश्यू से निपटने के लिए लोक अदालत का कंसेप्ट लाया गया था और इसके तहत बेसिकली आपका प्री लिटिगेशन स्टेज, यानी कि लेट से कि अभी वो मैटर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया भी नहीं है, उस मैटर को भी आपका लोक अदालत हियर कर सकता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल कि भाई साहब अगल बगल में ही आपके कोई भी इश्यू है तो वो लोक अदालत सुलझा दे, है ना, हमें कन्वेंशनल कोर्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े। एंड इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, और ये इनफॉर्मल है और चीप भी है, एक्सपीडियस भी है, यानी कि काफ़ी फास्ट सर्विस हो जाएगी और सस्ते में ये आपका इश्यू सॉल्व भी हो जाएगा। और याद रखना है कि फर्स्ट लोक अदालत जो इस्टेब्लिश करी गई थी वो गुजरात में 1982 में, और ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था गुजरात में, इसलिए इसी को एक प्रकार से बेस मानकर ऑल ओवर इंडिया में एक एक्ट पास कर लोक अदालत को स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था। तो आप देख सकते हो ये सब फायदे हमने अभी गिनाए हैं और इन सब फायदे को देखकर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लाया गया था। और बेसिकली जो आपके स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है एंड डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है एंड सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी वी हैव द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी एंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी या तालुक लीगल सर्विस कमेटी, ये सब के सब लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छे से याद रखना है ना, जिसको आपको याद रखना है वो ये कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है या फिर हाई कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है या फिर तालुक लीगल सर्विसेज है, ये सब के सबको एम्पावर्ड किया गया है कि ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड एवरी अदालत कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एंड अदर पर्सन्स ऑफ द एरिया जो स्पेसिफाई करी जाएंगी इस एजेंसी के द्वारा, याद रखना है ना। और ये भी याद रखना है कि लोक अदालत के पास पावर है कि वो डिटरमाइन कर सकती है एज वेल एज कंप्रोमाइज किया जा सकता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की जा सकती हैं बिटवीन द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। याद रखना है एनी केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, लोक अदालत के पास ये पावर दी गई है कि कंप्रोमाइज, सेटलमेंट, है ना, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया जा सकता है एज वेल एज एनी मैटर विच इज फॉलोइंग विद इन जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड नॉट ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट, यानी कि प्री लिटिगेशन स्टेज पर कह सकते हैं, यानी कि अभी वो मैटर कोर्ट में पहुंचा भी नहीं है और उससे पहले ही उस मैटर को लोक अदालत में ले आया जाए और लोक अदालत उस पर अगर फैसले सुना भी देती है तो वो वैलिड होगा, है ना, वो वॉइड डिक्लेयर नहीं की जाएंगी किसी भी कोर्ट के द्वारा। एंड याद रखना है आपको, ये जरूर याद रखना है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के ऊपर इनका कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कंपाउंडेबल वर्सेस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या अंतर है। एंड ये भी याद रखना है कि सेम पावर दी गई है इन्हें as are vested in civil court as well as criminal court under the code of civil procedure and code of criminal procedure respectively, यानी कि आपको याद होना चाहिए कि ये आपका क्रिमिनल केसेस को भी डील कर सकते हैं, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हो ऑफ एनी केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, चाहे वो आपका सिविल हो क्रिमिनल। एंड अवार्ड ऑफ लोक अदालत की, यानी कि लोक अदालत की तरफ से जो भी फैसले आए हैं उससे माना जाएगा द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट या फिर ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते कि लोक अदालत जो फैसले दिए हैं वो आपका वैलिड नहीं होगा बिकॉज ये सिविल कोर्ट नहीं है या फिर ये कोई हाई कोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ वैलिड एज लाइक द डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, यानी कि कोई भी सिविल कोर्ट अगर फैसला देता है
वही फैसला आपका कह सकते हो कि लोक अदालत के अवार्ड के बराबर होता है ना। लोक अदालत का जो भी फैसला रहेगा वो सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। एंड आपका नो अपील लाइज टू द अवार्ड, यानी कि जो भी फैसले सुनाए जाएंगे उस फैसले के ऊपर कोई भी अपील नहीं होगी, ये भी याद रखना है आपको, है ना। नो अपील लाइज टू इट्स अवार्ड। एंड जो आपका सिविल और क्रिमिनल मैटर है दोनों को हियर किया जा सकता है, ये याद रखना है। एंड लेट्स मूव टू द परमानेंट लोक अदालत। तो परमानेंट लोक अदालत कैसे आ गई? बिकॉज ये देखा गया था कि लोक अदालत काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं और काफी ज्यादा इफिशिएंट हो रहा है, मैटर जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो कहा गया कि क्यों ना इसे परमानेंट लोक अदालत में तब्दील कर दिया जाए, सो दैट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो हर स्टेट में आपका लोक अदालत का। तो जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 उसको अमेंड किया गया 2002 में, सो दैट परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश किया जाए। तो परमानेंट लोक अदालत है तो इसका मतलब इसमें आपके डेडिकेटेड आपके चेयरमैन होंगे, मेंबर्स होंगे। तो इन सब के डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली चेयरमैन की अगर हम बात करें तो जो चेयरमैन होगा या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, या फिर उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर हेल्ड कर रखा हो ऑफ द रैंक हायर देन दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये याद रखना है ना। तो या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर जुडिशियल ऑफिस रैंक हायर देन दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ वन और मोर यूटिलिटी सर्विसेज, है ना, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन सर्विसेज, इन सब को भी डील कर सकते हैं। एंड पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए कि कितने तक के वैल्यू के केसेस को डील कर सकती है, तो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन अप टू 10 लाख का है। एंड नो जुरिडिक्शन फॉर नॉन कंपाउंडेबल केसेस, ये तो हमने बात किया अभी। और जो अवार्ड है परमानेंट लोक अदालत की वो फाइनल एंड बाइंडिंग है। एंड लेट्स मूव टू द फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट की बात करें तो फैमिली कोर्ट जो लाई गई है वो आपका फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत लाई गई है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो डिस्प्यूट है रिलेटेड टू मैरिज या फैमिली इश्यूज, तो उसको स्पीडी सेटल किया जाए, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में न लाया जाए, है ना। अदरवाइज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चली जाएंगे तो लंबे समय तक वो अटकी पड़ी रह जाएंगी। इसलिए इन सब इश्यू को जल्द से जल्द डील किया जाए, तो उसके लिए फैमिली कोर्ट का कंसेप्ट लाया गया था बाय फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। तो फीचर की बात करें तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो फैमिली कोर्ट है वो स्टेब्लिश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, याद रखना है ना। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। एंड ये याद रखना है कि ये बाइंडिंग होगा टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट फैमिली कोर्ट इफ पॉपुलेशन ऑफ द रीजन या डिस्ट्रिक्ट एक्सीड्स मोर देन 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर आपका फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश करना ऑब्लिगेटरी होगा। एज वेल एज इनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट इन अदर एरियाज अगर नेसेसरी लगा तो, है ना। इसमें ये नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली कोर्ट हो ही, स्टेट गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगी तो इस्टेब्लिश किया जा सकता है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। बट हाँ, इफ द डिस्ट्रिक्ट एक्सीड्स मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन तो ऑब्लिगेटरी हो जाएंगी। एंड कौन कौन से जुरिडिक्शन है, यानी कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, शादी से रिलेटेड मैटर हो गए, प्रॉपर्टी ऑफ स्पाउसेस से रिलेटेड मैटर हो गई, एज वेल एज डिक्लेरेशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ वन पर्सन प्लस गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन और कस्टडी ऑफ एन माइनर की बात हो गई, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ या फिर चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। तो ये सब आपके मैटर्स फैमिली कोर्ट, क्योंकि ये सब आप देख सकते हो फैमिली मैटर्स ही है, तो ये सब डील कर सकते हैं। और ये याद रखना है ऑब्लिगेशन फॉर फर्स्ट ए रिकंसिलिएशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जब भी कोई मैटर फैमिली कोर्ट में आएगा तो प्रयास रहेगा फैमिली कोर्ट का कि वो रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह कर ले, है ना, मना मतलब फैमिली को मना लिया जाए सो दैट वो राजी हो जाए। तो ये आपका होता है रिकंसिलिएशन। एंड यहाँ पर याद रखना है कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई लीगल प्रैक्टिशनर हो रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड ओनली वन राइट टू अपील दैट इज हाई कोर्ट, तो यहाँ से डायरेक्ट अपील कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। ओनली वन राइट टू अपील दैट इज इन हाई कोर्ट। तो ये हमने फैमिली कोर्ट के बारे में डिस्कस किया, परमानेंट लोक अदालत के बारे में डिस्कस किया, एज वेल एज आपका जो लोक अदालत है उसके बारे में डिस्कस किया। याद रखना है चाहे लोक अदालत हो, चाहे आपका परमानेंट लोक अदालत हो, चाहे फैमिली कोर्ट, ये सब संविधान में कुछ भी मेंशन नहीं किए गए, इसे एक्ट के मदद से इस्टेब्लिश किया गया है। सो वी हैव डिस्कस दिस एंड इन द नेक्स्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस द ट्रिब्यूनल डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। Hello friends, welcome you all. We were discussing the polity lecture series of only IAS in a quick and comprehensive way, and हम लोगों ने
अप्रोक्स 23 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं और कुछ चैप्टर्स अब बाकी हैं, उसके बाद आपका पॉलिटी लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। एंड विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिब्यूनल्स। और मेंस के लिए ये ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो हमें ये ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ट्रिब्यूनल्स को लेकर क्या है और प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखा जाएगा। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो सबसे पहले आपको बात ये याद रखनी है कि जब हमारा संविधान बना था तो जो ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट है वो नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स की बात भी नहीं की गई थी। हाई कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट थे, ये सब कोर्ट थे, लेकिन ट्रिब्यूनल्स नहीं थे। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स है इससे ऐड किया गया हमारे संविधान में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और बेसिकली इसमें हुआ ये था कि एक न्यू पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो क्रिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इस पार्ट में बेसिकली आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B ऐड किए गए और बेसिकली जो आपके प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं वो बेसिकली रिकमेंड की गई थी स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा। और यही कमेटी आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी रिकमेंड करी थी। और ये भी आपको पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किए गए थे। दैट्स वाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया था, बिकॉज बहुत सारे अमेंडमेंट एक ही साथ ला दिए गए थे। एंड ये जो ट्रिब्यूनल है इनको सिविल कोर्ट का भी पावर हासिल है बेसिकली। एंड ये आपको पता भी होगा, ये जो आपके ट्रिब्यूनल्स है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, तो वो आपका नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस के कुछ आपके प्रिंसिपल होते हैं जो आपने पढ़ा भी होगा, अपने कोचिंग की होगी तो, या फिर आपने कहीं नोट्स में भी जरूर पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है ना। तो एक प्रकार से सिंपल कहें तो जो आपका जो प्रोटोकॉल बना हुआ होता है, जो कन्वेंशनल कोड्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ये प्रोटोकॉल ट्रिब्यूनल्स के ऊपर लागू नहीं होते है ना। दे सिंपली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड बात करते हैं ये जो दो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में, तो आर्टिकल 323A वर्सेस आर्टिकल 323B। तो आर्टिकल 323A में क्या है, तो बेसिकली पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए ये ट्रिब्यूनल सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिश की जाएगी। यानी कि आर्टिकल 323A के तहत जो ट्रिब्यूनल गठित की जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सर्विस मैटर्स के लिए होंगे। एंड इसे इस्टेब्लिश करने का अधिकार एकमात्र पार्लियामेंट के हाथों में दिया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर इसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और इसमें साफ साफ बोला गया है सेंटर के लिए एक ट्रिब्यूनल होगा और स्टेट के लिए आपका जो है वो आपका ट्रिब्यूनल होगा। बट सेम ट्रिब्यूनल कैन आल्सो वर्क फॉर 2 और मोर स्टेट एज वेल, ये याद रखना है। बट क्रिएट किसके द्वारा करी जाएंगी, पार्लियामेंट के द्वारा। कौन से मैटर को डील करेगा, पब्लिक सर्विस मैटर्स ओनली। एंड यहाँ पर आपका कोई हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल की सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज वी हैव द डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल फॉर ईच स्टेट एंड वी हैव द सेंट्रल लेवल पर वी हैव द सेंट्रल ट्रिब्यूनल। एंड जिसको लेट्स मूव टू द आर्टिकल 323B। ये कौन से मैटर के लिए आपका एस्टेब्लिश करता है ट्रिब्यूनल, तो बेसिकली अदर देन पब्लिक सर्विस मैटर्स, जैसे आपके टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, तो वो आपका आर्टिकल 323B के तहत एस्टेब्लिश की जाएंगी, है ना। और चूंकि इसमें मैटर्स काफी ज्यादा वाइड है तो इसे एस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। पार्लियामेंट भी इसे एस्टेब्लिश कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी इसे एस्टेब्लिश कर सकती है। बट कौन से इश्यू पर एस्टेब्लिश करेगा वो डिपेंड करेगा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस क्या है। यानी कि जो आपका स्टेट लिस्ट वर्सेस सेंट्रल लिस्ट है ना, तो जो भी मैटर्स जिस लिस्ट में आ रही होंगी उनको अधिकार दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सेंट्रल लिस्ट का कोई मैटर है तो स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर आपका कंकरेंट लिस्ट का मैटर है तो बेसिकली दोनों में से कोई, या फिर आपका जो यूनियन लिस्ट का मैटर है तो आपका जो आपका
पार्लियामेंट है वो। और यहाँ पर आपका हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स को क्रिएट किया जा सकता है। हायरार्की यानी कि नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ये हो गया हायरार्की। 323A वाले में तो कोई भी हायरार्की का नहीं है प्रोविजन। एंड इन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 323A पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 पास किया था, इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए, जिसके तहत ऑथराइज करी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा 1 CAT एंड CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दैट विल डील विद द पब्लिक सर्विस मैटर्स एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दैट विल डील विद द स्टेट पब्लिक सर्विस मैटर्स। तो ये बातें हैं। तो अगर हम बेसिक डिफरेंसेस की बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वर्सेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो याद रखना है अपॉइंटमेंट की बात करें यानी कि मेंबर जो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, बट जो मेंबर्स आएंगे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा वो बेसिकली रिकमेंड करी जाएंगी हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। और ये जो सिलेक्शन कमिटी होगा वो चेयर करी जाएंगी सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन होगा वो नॉमिनेट करी जाएंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड जब कंकरेंस एक बार ऑब्टेन कर लेने के बाद फ्रॉम द CJI अपॉइंटमेंट की जाएंगी विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमिटी, जो आपका हेड किया जाता है PM के द्वारा। आपने भी सुना होगा अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट विच इज हेडेड बाय द PM, है ना। तो ये याद रखना है। और कंपोजिशन की बात करें तो मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें 1 चेयरपर्सन प्लस 65 मेंबर्स हो सकते हैं एज ऑफ 2019 बेसिकली। टर्म की बात करें तो चेयरपर्सन का टर्म 5 ईयर रखा गया है या फिर 65, मेंबर का टर्म 5 ईयर या फिर 62। बिकॉज जो मेंबर्स होंगे वो चेयरपर्सन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, दैट्स वाई इनका एज ऑफ रिटायरमेंट कम रखा जाता है, सो दैट ये चेयरपर्सन के पद पर जा सके। मिसलेनियस पॉइंट की बात करें तो देख सकते हो प्रिंसिपल बेंच अभी आपका तो दिल्ली में है, एडिशनली 17 रेगुलर बेंच डिफरेंट लोकेशन पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल जो 17 रेगुलर बेंच है उसमें से 15 बेंचेज सीट ऑफ हाई कोर्ट वहां पे बैठती हैं, और 2 जो है आपके जयपुर और लखनऊ। बेसिकली इसको आप थोड़ा सा एक बार लक्ष्मीकांत में वेरीफाई कर लेना। प्रिंसिपल बेंच तो ठीक है दिल्ली में, जो 17 रेगुलर बेंचेज है इसको डिवीजन किया गया 15+2 में, और 15 जो लोकेटेड है वो बेसिकली सीट ऑफ हाई कोर्ट यानी कि जो आपके वेरियस स्टेट्स हैं और वेरियस स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनके वहीं पर आपका ये लोकेटेड है, जबकि 2 है आपका जयपुर में एक और एक लखनऊ में। और ये याद रखना नोट बाउंड बाय CRPC, वो तो वही बात है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस जो हमने बेसिक बात करी थी। एंड मेंबर्स ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम एंड अलाउज एप्लीकेंट टू अपीयर आइदर इन द पर्सन और थ्रू ए लॉयर, है ना। तो जो एप्लीकेंट है वो या तो खुद ये अपीयर हो सकते हैं या फिर लॉयर के माध्यम से अपने आप को अपीयर करवा सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। और ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो ये जो ज्यूरिडिक्शन है आपको याद रखना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये जरूर याद रखना है। ज्यूरिडिक्शन कौन कौन से एक्सटेंड करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, IFS, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज एज वेल, ये याद रखना है। एंड अगर हम बात करें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो ये अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के ही द्वारा, बट यहाँ पर कंसल्टेशन जो होगा वो आपका गवर्नर के साथ की जाएंगी ऑफ द स्टेट कंसर्न। एंड देयर इज प्रोविजन फॉर सेटिंग अप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर 2 और मोर स्टेट। एंड SAT यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अभी फिलहाल 9 स्टेट में सेटअप की जा चुकी हैं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका नहीं केरला, कर्नाटका में तो है ही, केरला में भी है। एंड ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो ये आपका जो ऑल सर्विस मैटर्स विच रिलेट टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो उन सब के जो सर्विस मैटर होंगे वो यहाँ पर डील होंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। और फिलहाल तो आपका 9 स्टेट्स ही सेटअप किया है इसे। एंड अगर आप बात करें आर्टिकल 323 की यानी कि आर्टिकल 323A जो पार्लियामेंट को इनेबल करता है कि वो क्या कर सकते हैं, जो डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू द सर्विस मैटर वो सिविल कोर्ट से निकालकर, हाई कोर्ट से निकालकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास
रख सकती है, यानी कि समझ रहे हो, पार्लियामेंट को वैसे ये अधिकार दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं, कि जो भी डिस्प्यूट है विच रिलेट्स टू द सर्विस मैटर, और वो चूंकि हाई कोर्ट में डील किए जा सकते हैं, बट पार्लियामेंट चाहे तो इसका जुरिडिक्शन निकाल कर ये डिस्प्यूट इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में आपके हियर करवाए जा सकते हैं। और चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि दोज प्रोविजन ऑफ दीज टू आर्टिकल्स व्हिच एक्सक्लूडेड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए जुडिशियल रेमेडीज अब अवेलेबल है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल। क्योंकि क्या किया गया था, आर्टिकल 323A में ये बोल दिया गया था कि ये सारे एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सर्विस मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के हाथों में डील किया जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, कि गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगी एम्प्लॉयमेंट को और आपके जॉब को। दैट्स व्हाई चंद्र कुमार केस में क्लियर कर दिया गया ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, क्योंकि आप जुडिशियरी को एक्सक्लूड कर रहे हो। सो जुडिशियल रेमेडीज अभी अवेलेबल है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल एज वेल, एंड इट लेड डाउन द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ CAT से लाई बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। तो याद रखना, अगर आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कोई मैटर गया है और वहां से आपने संतुष्टि नहीं पाई है और आपने अपील किया है, तो अपील आपका पहली बार कहा जाएगा कंसर्न हाई कोर्ट में। एंड अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ लॉ वर्सेस ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें तो ये आपका ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये होते हैं, वो आपके हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये एजेंसी है जो स्टेट्यूट के माध्यम से क्रिएट की जाती है और इनको जुडिशियल पावर दी जाती है। एंड द सिविल कोर्ट हैव जुडिशियल पावर कि वो सारे इश्यूज ट्राई कर सकती है सिविल नेचर के, अनलेस कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली बेयर्ड, है ना। तो जब तक कॉग्निजेंस खुल के बेयर्ड नहीं करी जाती है तब तक सिविल मैटर का सारा केस डील किया जा सकता है सिविल कोर्ट के द्वारा। एंड ट्रिब्यूनल्स को क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। ट्रिब्यूनल्स हैव द पावर टू ट्राई केसेस बट ऑफ अ स्पेशल मैटर, जो उनको दिया जाएगा स्टेट्यूट की तरफ से उन्हीं मैटर को, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की मैंने बात की, पब्लिक सर्विसेज मैटर को डील करेंगे, ऐसा नहीं कि वो सारे सिविल मैटर को डील करेंगे ना। ये होता है ट्रिब्यूनल वर्सेस सिविल कोर्ट्स में अंतर, है ना। ये सारे कोर्ट्स केसेस डील कर सकते हैं व्हिच आर रिलेटेड टू सिविल वन। And judges of the ordinary court of law are independent of executive in respect of their tenure, terms and condition of service etc. And judiciary is independent of the executive. यहाँ पर तो साफ बात है। And court of law can decide wires of legislation. And wires मतलब कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब डिसाइड कर सकते हैं कि कोई लॉ जो है वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये नहीं कर सकते। एंड कोर्ट ऑफ लॉ इज बाउंड बाय ऑल द रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, तो जो भी आपके रूल्स ऑफ एविडेंस है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जैसे CRPC, वो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नॉट बाउंड बाय द रूल्स बट बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ वो ट्रेन किए जाते हैं लॉ एंड लीगल प्रोफेशनल के रूप में, जबकि प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ ए ट्रिब्यूनल वो हो सकता है ट्रेन ना किए जाए इन द लॉ एज वेल, एंड वो एक्सपर्ट हो सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एंड अगर हम बात करें कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जो भी क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिवली डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड, जो भी मटेरियल्स रिकॉर्ड टाइम में प्रोवाइड करे जाएंगे उसके हिसाब से आपका डिसीजन होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजन में भी सब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पर वाइड होने के स्कोप हो जाते हैं रेदर देन ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में डिसाइड क्वेश्चन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट डिपार्टमेंटल पॉलिसी। तो ये हमने ट्रिब्यूनल्स के बेसिक के बारे में डिस्कस किया, एंड होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वी विल डिस्कस द लॉन्ग लेक्चर दैट इज योर स्टेट लेजिस्लेचर that comes under part 6 of the constitution, article 168 to 212 in detail. So for now, thank you friend, thank you very much, and if you like the lecture series, please subscribe as well.